एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सोक्रेटिस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्लेटो के बारे में। प्लेटो एक टीचर रहे हैं एरिस्टोटल के एंड स्टूडेंट रहे हैं सोक्रेटिस के। तो जो प्लेटो है वो एंशियंट ग्रीस में पॉलिटिकल थिंकर थे। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के में जो प्लेटो आते हैं आज हम वो स्टार्ट करेंगे। तो प्लेटो का जो जन्म है वो एथेंस में हुआ था 428 बीसी के दौरान, और इनकी डेथ हुई थी 348 बीसी के दौरान इनकी डेथ हुई। तो जिस दिन जब इनका जन्म हुआ उस समय जो थी एक पेलोपोनेशियन वॉर चल रही थी, जो कि 430 बीसी से लेके 401 बीसी तक चली। तो वो साथ में इन्होंने क्या किया, काफ़ी वेराइटी ऑफ स्टडीज़ की, वेराइटी ऑफ टॉपिक्स पे इन्होंने स्टडी की, जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया, एस्थेटिक हो गया, कॉस्मोलॉजी हो गया, एपिस्टेमोलॉजी हो गया। तो इस इन पे जो है इन्होंने स्टडी की। और ये सोक्रेटिस के स्टूडेंट भी रहे हैं एंड टीचर भी है एरिस्टोटल के। एरिस्टोटल भी एक पॉलिटिकल थिंकर है, जो कि हम प्लेटो के बाद में पढ़ेंगे। तो जब सोक्रेटिस की डेथ हुई, जाने कि इनकी जो टीचर की डेथ हुई 399 बीसी में हुई, तो प्लेटो को डर हो गया और प्लेटो ने क्या किया, एथेंस छोड़ के यूरोप में चले गए और इजिप्ट में कुछ सालों के लिए, और वहाँ पे जो काफ़ी वेरियस जो स्टडीज़ हैं उन पे स्टडी किया है। तो जब वो वापस आए 11 साल के बाद, उन्होंने एक अपनी एकेडमी जो है इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश की अराउंड कोई 387 बीसी के दौरान। तो उन्होंने काफ़ी जो है सेवरल लिटरेचर जैसे बुक में उन्होंने बुक्स लिखी, जैसे कि द रिपब्लिक, द सिम्पोजियम, द लॉज, इनके बारे में उन्होंने बुक्स लिखी। तो उसके बारे में उसके बाद जो प्लेटो है इनको बोला गया है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। क्यों बोला गया? क्योंकि उन्होंने काफ़ी अपने स्टेट के लिए इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ बताए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, द थ्योरी ऑफ जस्टिस, द थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। तो आज भी हम जो है इनके बारे में जो है हम स्टडी करते हैं, इनकी थ्योरीज़ के बारे में। तो जो सोक्रेटिस है इनको बोला जाता था फादर ऑफ फिलोसफी एज वेल एज फादर ऑफ एथिक्स। एथिक्स भी एक पार्ट है फ़िलासफ़ी का, जो कि हमें बताता है आर्ट ऑफ लिविंग, अपनी सोसाइटी में हमें कैसे रहना चाहिए। तो इन्होंने एक सिर्फ गुड लाइफ के बारे में डिस्क्राइब किया था, उसकी मीनिंग के बारे में डिस्क्राइब किया था। जबकि जो प्लेटो है, प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोला गया है एज वेल एज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, बिकॉज ये एक पहले इंसान थे जिन्होंने एक आइडियल स्टेट की क्या कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, एक गुड स्टेट बनाने के लिए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, उसके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया। इसलिए ये पहले पर्सन है। और एक गुड पॉलिटिकल लाइफ कैसी होनी चाहिए, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, तो एक आइडियल स्टेट बनाने के लिए क्या क्या जो है आइडियाज़ होने चाहिए, तो क्या क्या पॉलिटिकल क्लास के एथिक्स होने चाहिए, यानी कि जो पॉलिटी करेगा, जो राजनीति करेगा, उसके क्या क्या एथिक्स होने चाहिए। तो इनकी जो है काफ़ी बिगेस्ट जो है हम देखते हैं थ्योरी, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, द थ्योरी ऑफ द फिलोसफर किंग। इसमें इन्होंने काफ़ी बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, काफ़ी इन्हें उस चीज़ को जो है एक्सप्लोर किया है कि कैसे कैसे होने चाहिए। इनके अकॉर्डिंग जो था, जो कहते हैं कि जो अगर स्टेट आइडियल चाहिए, अगर हमारी स्टेट अगर अच्छी रन करनी चाहिए, तो फिर हम जो रूलर्स है, जाने के जो राजा हैं, उनको फ़िलासफ़र होने चाहिए। तो इनके कहने का मतलब, जब तक फ़िलासफ़र राजा नहीं बन जाए, जहाँ राजा जो फ़िलासफ़ी है वो ना सीख जाए, तो तब तक जो ह्यूमन लाइफ की एक प्रेडिकामेंट है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो इसके बारे में वो काफ़ी ज़्यादा जो है फोकस करते हैं कि जो है रूलर्स हैं एथेंस में, अगर वो फ़िलासफ़र ना बन जाए, यानी कि अगर वो फ़िलासफ़ी ना सीखे, अगर उनके पास नॉलेज नहीं होगी, वो कभी भी एक अच्छी स्टेट को, परफेक्ट जो स्टेट है वो कभी भी रन नहीं कर सकती। तो प्लेटो जो है ऐसे थिंकर पॉलिटिकल वे में उनके हम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं। तो प्लेटो जो थे वो काफ़ी इमेजिनेटिव थे, काफ़ी वो विचारवादी थे, काफ़ी वो आइडियाज़ पे बिलीव करते थे, और वो यूटोपियन थिंकर है, काफ़ी वो मतलब ऐसे इमेजिनेशन पे वो जीतते थे। तो प्लेटो ने क्या किया, प्लेटो एक रेडिकल है, यानी कि उन्होंने चाहते थे कि एक कंप्लीट चेंज आ जाए। इनकी जो आइडियाज़ थे, जो इन्होंने आइडियाज़ अपने परसेप्शंस रखे, तो इन्होंने क्या किया, ये चाहते थे कि एक्सट्रीम जो थे वो रेडिकल चेंजेस आ जाए, जिससे जो है सब कुछ जो है कम्प्लीटली चेंज हो जाए। तो इसकी वजह से जो है ये काफ़ी एक्सट्रीम सोल्यूशन लाने की जो है कोशिश करते हैं, सजेस्ट करते हैं, लाइक जैसे कि एबॉलिशिंग फैमिली या प्राइवेट प्रॉपर्टी। कहते हैं कि जो रूलर जो है, जो फिलोसफर अगर रूलर बन गए, तो उन रूलर को जो है अपनी फैमिली जो है अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, और उनकी जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं होगी। तो इस तरह के जो है चेंजेस हम देखते हैं, राइट्स कम हो गए, ड्यूटीज़ ज़्यादा होगी। तो जो प्लेटो है वो एक आइडियलिस्ट है, यानी कि जो
प्लेटो के जो आइडियाज़ रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो आइडियलिस्ट एंड मटेरियलिस्ट का मतलब होता है दोनों का जो डिफरेंस है ये ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्शन ऑफ रियलिटी, द कंसेप्शन ऑफ रियलिटी। तो जैसे कि इनकी हम देखते हैं कि इनका जो दोनों का डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्शन ऑफ रियलिटी, रियलिटी के बेस पे जो है इनका मतलब कंसेप्शन ऑफ रियलिटी के बेस पे इनका डिफरेंट बिटवीन देखते हैं। जैसे कि आइडियलिस्ट कौन कौन थे? सोक्रेटिस थे, प्लेटो थे। तो इनके लिए जो आइडियलिस्ट था ये मानते थे जो आइडिया था, जो आइडियल है वो एक रियल है, जो आइडियाज़ होते हैं वो रियल है, इनका जी मानना था सोक्रेटिस एज वेल एज प्लेटो का। तो जो मटेरियलिस्ट है तो फॉर एग्जांपल कार्ल मार्क्स, हम आगे जाके पढ़ेंगे मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर में। तो इनका कहने का मतलब जो मैटर है, जो एक मटेरियल है, जाने कि पैसा या कुछ भी, तो जो हम चीज़ देखते हैं वो क्या है? रियल है, जो कौन कहते हैं? कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स का कहने का मतलब है कि जो आइडिया है, आइडियोलॉजी है, एक फॉल्स कॉन्शियसनेस है, जाने कि एक झूठी अवेयरनेस है, जो सच्चाई नहीं है। तो मटेरियलिस्ट एंड रियलिस्ट इन दोनों का जो है हम देखते हैं। जो रियलिज्म है एक हम स्पेसिफिक सेंस में यूज़ करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। तो मैकियावेली जो थे इनको बोला जाता है फादर ऑफ रियलिज्म, यानी कि इन्होंने पॉलिटिक्स जो है उसकी सच्चाई बताई है। ये एक पहले इंसान रहे हैं जिन्होंने इस्टेब्लिश की पॉलिटिक्स। बोला है जो पॉलिटिक्स है, अगर आपको पॉलिटिक्स में आना है तो आपको अपने एथिक्स जो है वो दूर रखने पड़ेंगे, बिकॉज ऐसी पॉलिटिक्स जो है हम कभी भी अच्छे से नहीं चला पाएंगे। तो इनका मानना था कि ये दोनों जो है बोथ आर सेपरेटेड, पॉलिटिक्स एंड एथिक्स। बट मैकियावेली को हम आगे जाके देखते हैं कि जो गांधी है, गांधी ने मैकियावेली को काफ़ी ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज़ किया है, बिकॉज आइडियलिस्ट एंड रियलिस्ट, जो आइडियलिस्ट कौन कौन थे? प्लेटो थे, सोक्रेटिस थे, गांधी थे। तो इनके लिए जो थे पॉलिटिक्स एंड एथिक्स दोनों जो थे इनके लिए जो थे एक थे। लेकिन जो मैकियावेली थे, मैकियावेली बोलते थे नहीं ये दोनों अलग है, अगर हम पॉलिटिक्स करेंगे तो हम एथिक्स को बीच में नहीं लाएंगे, हम बिल्कुल कोई मॉरल वैल्यूज़ को नहीं लाएंगे, इस बारे में जो है वो बात करते हैं मैकियावेली। तो गांधी ने इस चीज़ को काफ़ी जो है क्रिटिसाइज़ किया है मैकियावेली को। तो रियलिस्ट में जो है मैकियावेली रियलिटी बताते हैं ना पॉलिटिक्स में, तो ये कहते हैं अपने शब्दों में कि इन पॉलिटिक्स एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, यानी कि जो आइडियलिज्म में जो पॉलिटिकल थ्योरी है उन्होंने काफ़ी जो है फॉलोइंग एस्पेक्ट्स बताए हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि जैसे एक तरफ आइडिया है, जो आइडियलिज्म है उनके लिए जो आइडिया है वो रियल है, यानी कि मैटर वैस आइडिया, तो ये दोनों अलग है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे मैकियावेली के बारे में हम देखते हैं कार्ल मार्क्स ये मानते हैं, विश्वास करते हैं मटेरियलिज्म पे, जो मटेरियल है इज़ दैट इज़ रियल। तो जो आइडियलिज्म है, यानी कि गांधी है, सोक्रेटिस, प्लेटो, जो बोलते हैं कि स्टेट जो है एक नेचुरल एंटिटी है, तो हमें आपसे खुद से पहले जो है स्टेट के बारे में सोचना चाहिए। होल इज़ प्रायर टू पार्ट, यानी कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट को बाद में देखना चाहिए, सबसे पहले हमें सोशल इंटरेस्ट पे जो है देखना चाहिए, फोकस करना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। तो जैसे कि कार्ल मार्क्स देखते हैं, मैकियावेली देखते हैं, उनका मानना है जो इंडिविजुअलिज्म है, यानी कि अपने बारे में सोचना है। ये इनका मानना था कि जो स्टेट है वो ऑर्गेनिक नहीं है, स्टेट हमने बनाई है, तो सबसे पहले हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, फिर हमें बाकियों के बारे में सोचना चाहिए। तो आइडियलिस्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है राइट का, यानी कि हम आगे जाके थियरीज़ को पढ़ेंगे प्लेटो की, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लेटो ने जब फिलोसफर किंग के बारे में एक्सप्लोर किया है तो वहाँ पे जो है राइट्स जो है नहीं है, कोई कंसेप्ट रहा ही नहीं है इनकी थियरी में। सिर्फ इनकी थियरी में जो कंसर्न रहा है वो ड्यूटीज़ का रहा है। तो अगर हमारे पास राइट्स ना हो तो हमें मोटिवेशन नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं हो तो हम कभी भी एक जो है परफेक्ट स्टेट जो है नहीं बना सकते, कभी भी हम उस चीज़ के पीछे जो है नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं एरिस्टोटल इस चीज़ को काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि क्योंकि जो प्लेटो है ये रेडिकल चेंज लाने की कोशिश करते हैं, जबकि जो एरिस्टोटल है ये कंजर्वेटिव है, ये कम चेंज, ये एक गोल्डन मीन, यानी कि बीच का जो रास्ता होता है, तो ये चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके जो है चेंजेस आने चाहिए, जगदम नहीं आने चाहिए। तो नो सेपरेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एथिक्स, तो इनका मानना था, गांधी, सोक्रेटिस, प्लेटो का मानना था कि ये पॉलिटिक्स है और एथिक्स है ये दोनों जो है अलग नहीं है, ये दोनों जो है एक साथ है। अगर हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो हमें एथिक्स को ध्यान में रखना चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ को ध्यान में रखना चाहिए, तो ये दोनों अलग नहीं है। तो हम देखते हैं जो कंसर्न रहे हैं प्लेटो के एज ए थिंकर, प्लेटो जो थे वो बिलोंग करते थे एथेंस फैमिली में, एथेंस सिटी में बिलोंग करते थे, जो कि एंशियंट टाइम में ग्रीस में पड़ता था। तो वहाँ की जो किंगडम थी, यानी कि वहाँ का जो स्टेट थी वो काफ़ी बैड कंडीशन में था, काफ़ी बैड कंडीशन में था, क्योंकि उस समय जो थी पेलोपोनेशियन वॉर हुई थी,
तो स्पार्टा जो थी सिटी स्टेट, उन्होंने एथेंस को हराया। एथेंस जो थी एक प्रोमिनेंट स्टेट थी, काफ़ी जो थी पॉपुलर स्टेट थी। तो प्लेटो ना इस रीज़न को जानने की कोशिश करता है कि क्या फैक्टर रहे हैं जिस वजह से जो हमारी जो स्टेट है, हमारी जो सिटी है एथेंस, वो हार गई। क्या क्या इसके जो है मेजर जो है फैक्टर रहे हैं। तो क्योंकि ये था, जो प्लेटो था उसको अपनी मदरलैंड से काफ़ी ज़्यादा जो था प्यार था। वो चाहता था जो हमारे स्टेट है, हमारे लोग हैं, वो अच्छे से जिए। लेकिन इसलिए उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि एक स्टेट को आइडियल बनाने के लिए क्या क्या होने चाहिए और क्या क्या रीज़न रहे हैं जो कि मतलब स्टेट जो हमारी एथेंस है वो हार गई किससे, स्पार्टा से। स्पार्टा में क्या चीज़ें थी ऐसी कि स्पार्टा जीत गया। तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम्स इन एथेंस अकॉर्डिंग टू प्लेटो। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग एथेंस में क्या क्या प्रॉब्लम रही। पहली बात, जो एथेंस थी वो सिंगल सिटी नहीं थी, बिकॉज एथेंस एक सिटी थी और उसमें भी डिवाइडेड थी। रिच लोग एक साइड थे और पुअर लोग एक साइड थे। जो रिच लोग थे वो एक्सट्रीमली रिच हो रहे थे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा रिच होते जा रहे थे। तो जो पुअर लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा पुअर हो रहे थे। तो वो उनका जो पुअर लोगों का जो उनका सर्वाइवल था वो सिर्फ एग्रीकल्चर बेस पे चलता था। तो इन्होंने बोला कि वहाँ के लोगों का जो मोरल है, यानी कि उनकी जो एथिक्स है वो बिल्कुल नहीं था। तो पैट्रियोटिज्म के अलावा उनके जो एथिक्स थे, उनके जो मॉरल वैल्यू थे लोगों के, वो भी डाउन थे, बिल्कुल ख़त्म थे। तो तभी यह जो एथेंस है तभी ये वल्नरेबल बनी, यानी कि अंदर से जो है कमज़ोर बनी, जिसकी वजह से जो बाहर की स्टेट है, बाहर की जो सिटी है, तो इसलिए उन पर जो है अटैक किया है। इस वजह से जो है हमारी जो है स्टेट की ये वीकनेस रही है, जिसकी वजह से जो बाहर की जो स्पार्टा जैसी सिटी ने हमारे स्टेट को जो है हराया। बिकॉज हमारे स्टेट में जो है यूनाइटी नहीं है और डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट जो थी रन करती थी, ऑटोनॉमस। तो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द बैड स्टेट ऑफ गवर्नेंस इन एथेंस। तो एक क्या गवर्नेंस में मतलब एथेंस की जो गवर्नेंस थी, गवर्नमेंट जो चल रही थी, उसकी जो बुरी मतलब बैड स्टेट जो स्थिति थी, उसके पीछे क्या क्या रीज़न रहे। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग कहता है कि जो रियल फैक्टर है, जैसे कि हमारी स्टेट है एथेंस, तो लोग जो थे जो रूल कर रहे थे, रूलिंग क्लास के जो लोग थे, पुअर क्लास मतलब रिच क्लास के जो लोग आके पावर में आते थे, वो लोग क्या थे, इग्नोरेंस, यानी कि उन लोगों को कुछ नहीं पता फिर भी वो रूल करने आ गए थे, जिसकी वजह से उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में इग्नोरेंस थे। उनको नहीं पता था कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनके बारे में भी वो क्या थे, इग्नोरेंट थे। और ये एक फैक्टर रहता है इग्नोरेंट का, जिससे पब्लिक ऑफिस जो है इनका कभी भी अपने प्राइवेट एंड्स, यानी कि इनका कभी भी करप्शन ख़त्म नहीं हो सकता, हमेशा ये करप्ट ही करते रहेंगे अपनी स्टेट में। और ऐसे ही इस वजह से वल्नरेबल अटैक्स होने की खतरे होते हैं फ्रॉम आउटसाइड स्टेट। तो एक जो गुड गवर्नेंस की जो लैक रहती है, कमी रहती है, वो बिकॉज ऑफ करप्शन होती है। और करप्शन कैसी होती है, इग्नोरेंस की वजह से। अगर हमारी रूलिंग क्लास नॉलेजबल होगी तो वो कभी करप्ट नहीं करेगी। तो इस वजह से हमारी जो स्टेट थी काफ़ी करप्ट थी, तो इस वजह से जो थी इग्नोरेंस थे, तभी हमारी जो गुड गवर्नेंस थी वो कभी भी जो थी वो चल नहीं रही थी। जो रूलिंग क्लास है एथेंस में, तो वो किसके पीछे भागती थी, पैसे और पावर के पीछे में भागती थी। बिकॉज सभी लोग जो थे रिच क्लास के, रूलिंग क्लास के जो पार्ट, सभी इग्नोरेंस थे। सभी सिर्फ सोचते थे कि अब पैसा हो, पावर हो तो ये एक इससे सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, बट ऐसा नहीं है। अगर नॉलेज हो तो नॉलेज इज़ अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एज वेल एज एक्सेलेंस। तो सभी लोग भी जो थे उस चीज़ को फॉलो करते थे कि पैसा ना, मनी एंड पावर हो तो सब कुछ ठीक है। तो इसकी वजह से जो जितना भी एंटायर सोसाइटी थी, जितनी भी एथेंस में लोग रह रहे थे, रिच क्लास की, रूलिंग क्लास की जो सोसाइटी थी, वो सभी क्या बन गई थी, करप्ट बन गई थी, करप्शन करती थी। तो इट मेड्स एथेंस, अगर इसी वजह से जो है एथेंस क्या है, इंटरनली जो है वीक बन गया, इंटरनली कमज़ोर बन गया, सो एक्सटर्नली वल्नरेबल, यानी कि एक्सटर्नली वो काफ़ी ख़तरनाक बन गया। काफ़ी जो है लोग इस पर अटैक जो है चांसेस बढ़ जाते हैं अटैक करने से। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन रीजन्स आफ्टर मनी एंड पावर। तो मनी एंड पावर जो है एक लिमिटेड सोर्स होता है, आज पैसा है कल नहीं है, एक टेम्पररी सोर्स होता है, लिमिटेड इन नेचर। तो ये इससे क्रिएट क्या होता है, कन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट होते हैं, कॉन्ट्रोवर्सी होता है। तो इसकी वजह से काफ़ी जो है ऐसी जो है हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो का कहने का मतलब है कि उस चीज़ के पीछे हमें जाना चाहिए जो चीज़ परमानेंट है, जो चीज़ अनलिमिटेड है। जैसे कि जो चीज़ जो है बाय नेचर जो है परमानेंट है, एग्जांपल जैसे नॉलेज हो गया, करैक्टर हो गया, ब्यूटी, जो चीज़ जो है परमानेंट रहती है। तो हैंस प्लेटो जो है प्रेस्क्रिप्शन इज़ द इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसफर किंग, इसलिए इन्होंने एक प्रेस्क्राइब की, इन्होंने थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग की बताया। वहाँ पे इन्होंने काफ़ी जो है बताया कि
कौन से पार्ट में कौन से पोस्ट में क्या क्या कौन कौन होना चाहिए। तो इस तरह में उन्होंने डिवाइड किया, जो कि हम आगे जाके देखेंगे। 3 तरह में पर्सन को डिवाइड किया है, एपिटाइट, रीज़न, करेज। कि रीज़न हो गए तो रूलर बनेंगे, करेज होगी तो वो सोल्जर बनेंगे, जहाँ बिजनेस बनेंगे, सोल्जर बनेंगे। जो एपिटाइट होगी जिनमें जो है पैशन जो है डिज़ायर डोमिनेट करते हैं, वो कौन बनेगी, बिजनेस, वो बिजनेस क्लास का पार्ट होंगे। तो जो प्लेटो की मेथोडोलॉजी है वो किसकी ली हुई है इन्होंने, सोक्रेटिस की। सोक्रेटिस भी डायलेक्टिक्स पे विश्वास करते थे कि अगर आपको कोई ट्रू सेंस पानी है तो आप ना डायलेक्टिक्स में इन्वॉल्व होकर अपने आर्गूमेंट्स को, अपने डिस्कशंस को आगे रख के अपने ओपिनियंस को फिल्टर आउट करके इन ट्रू सेंस में आप अचीव कर सकते हो इन द फॉर्म्स ऑफ डायलॉग्स में। तो जो था इसमें मेन करैक्टर कौन था, सोक्रेटिस, जो कि इन्होंने इन्वेंट किया था ये मेथड। तो सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन प्लेटो, प्लेटो पे कौन से सोर्स थे जो कि प्लेटो को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया टुवर्ड्स द फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोक्रेटिस, जो कि नॉलेज इज़ वर्च्यू, इन्होंने काफ़ी इस चीज़ पे जो है इन्फ्लुएंस हुए, जो कि सोक्रेटिस ने थ्योरी ऑफ नॉलेज में बताया कि नॉलेज इज़ वर्च्यू। अगर नॉलेज है उसके साथ नॉलेज एक क्या है, वर्च्यू है, क्वालिटी है, जिसका मतलब कि इग्नोरेंस इज़ वाइस इफ़ एथेंस हैज़ टू बिकम वर्च्यू स्टेट। अगर एथेंस कभी वर्च्यू स्टेट बन जाए तो हमारी जो स्टेट रूल करेगी वो बाय नॉलेज की जो है बेस पे करेगी। तो पाइथागोरस, तो एक पर्सन था पाइथागोरस, उनके कहने का मतलब था जितना भी एंटायर यूनिवर्स है, जितनी पूरी दुनिया है, ये किसके बेस पे है, मैथमेटिकल प्रिंसिपल। यानी कि इन्होंने एक भी थ्योरी ऑफ सोल दी थी। तो जो सोल है, जो आत्मा है, इसका जो कंसेप्ट है वो कहाँ से है, इंडियन कंसेप्ट से, इंडिया से लिया है। लेकिन जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे, जो वेस्टर्न विद्वान थे, वो इस चीज़ को यूज़ नहीं करते थे। तो लेकिन जो पाइथागोरस था, उनका बिलीव था कि जो आइडिया ऑफ सोल है, वो कहते हैं कि जो आइडिया ऑफ सोल है वो उन्होंने कहाँ से लिया, इंडिया से लिया है। तो इस चीज़ से भी काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए। तो इन्होंने इस चीज़ पे जो है प्लेटो ने अपनी थ्योरी ऑफ सोल जो है उस पर भी उन्होंने जस्टिफिकेशन दी है, उसके बारे में भी बताया, वो हम आगे बढ़ेंगे। फिर थर्ड पॉइंट है हेराक्लीटस, इनके बारे में भी इन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए, बिकॉज ये कहते हैं कि चेंज इज़ द करैक्टरिस्टिक ऑफ दिस वर्ल्ड की जो है एक मेन फीचर ये रहता है कि चेंज होता रहता है। और फोर्थ है पैरामेनिडस, यानी कि चेंज के साथ एक जो परमानेंस होता है, ये भी एक वर्ल्ड का दूसरा फीचर रहता है। परमानेंट जो है, कॉन्टीन्यूटी जो है, परमानेंस इज़ आल्सो द फीचर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ सोल है, यानी कि जो मिथ बताए उन्होंने मैटर्स के, तो देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ आवर पर्सनैलिटी, हमारे पर्सनैलिटी के 2 एस्पेक्ट है। फर्स्ट इज़ फिजिकल, दूसरा है स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल यानी कि सोल, जो हमारी आत्मा होती है, तो ये बताते हैं जो हमारी आत्मा होती है एक परमानेंट हमारी पर्सनैलिटी का फीचर होता है। यानी कि हमारी आत्मा, हमारे सोल के पास जो है एक रीज़न भी होता है, करेज भी होता है, एपिटाइट यानी कि डिज़ायर होते हैं, हमारे विशेस होते हैं। तो इनका कहने का मतलब है जितने भी सारे सोल है ये सभी एक जैसे नहीं होते, कुछ इन्फीरियर होते हैं और कुछ सुपीरियर होते हैं। लेकिन इन्होंने इन लोगों को 3 तरह में डिवाइड किया है, जो कि डोमिनेंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल के बेस पे है। फर्स्ट इज पर्सन ऑफ गोल्ड, दूसरा इज मैन ऑफ सिल्वर, थर्ड इज मैन ऑफ कॉपर। यानी कि जो पर्सन ऑफ गोल्ड है, जिन लोगों के बीच में डोमिनेट्स, जो रीज़न डोमिनेट कर रहे हैं, जो लोग जो है लॉजिक बेस लगा के जो है, जिनका दिमाग जो है काफ़ी ज़्यादा जो है रीज़न बेस पे चलता है, उन लोगों को माना गया कि आप क्या हो, पर्सन ऑफ गोल्ड हो, आपकी आप में जो है रीज़न डोमिनेट्स करते हैं। ऐसे लोगों को जो है, ऐसे लोग जो है वो कम होते हैं। तो मैन ऑफ सिल्वर वो होते हैं जो लोगों में क्या होती है, मतलब करेज जो जैसे कि आर्मी में सोल्जर वगैरह हो गए, इनमें काफ़ी जो है डोमिनेट्स करते हैं, इन लोगों को रखा गया है मैन ऑफ सिल्वर में। और मैन ऑफ कॉपर में रखा गया है जो लोग जिनमें क्या होता है, एपिटाइट यानी कि डिज़ायर होते हैं, अपनी विशेस होते हैं, जिन लोगों में ये अपना एप्टीट्यूड जो होता है, जिन लोगों में ये डोमिनेट्स करता है, उन लोगों को रखा गया है मैन ऑफ कॉपर में। तो प्लेटो का मानना था जो नेचुरल इक्वलिटी यानी कि सुपीरियर एज वेल एज इन्फीरियर। जो सुपीरियर है ये मानते हैं कि जो सुपीरियर है, ऐसा नहीं कि वो आगे जाके भी सुपीरियर रहेंगे, उनके आगे जनरेशन इन्फीरियर भी हो सकती है। इस चीज़ पे उन्होंने काफ़ी जो है बिलीव किया। तो हम पहले की सोसाइटी में देखते हैं नेचुरल इनइक्वलिटी का कोई था ही नहीं कंसेप्ट। तो द फंक्शन ऑफ द सोल, कहते हैं सोल का क्या फंक्शन रहता है, क्या काम रहता है। सोल हमें क्या करती है, गाइड करती है, क्या सही है क्या गलत। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं हमें पता चल जाता है ये गलत है, अगर कुछ हम सही कर रहे हैं वो हमें पता चल जाता है थ्रू द लॉजिक, जो हमारे कहाँ से आती है, सोल से आती है।
तो द फिजिकल बॉडी इज़ द डिकेइंग, जो हमारी बॉडी है वो एक परमानेंट पार्ट नहीं है, टेम्पररी आज है कल नहीं है, लेकिन हमारी जो सोल है वो परमानेंट पार्ट है। जब हमारी बॉडी जो है वो ख़त्म हो जाती है तो, लेकिन इसका मतलब नहीं कि जो हमारी सोल है, हमारी जो आत्मा है वो ख़त्म नहीं होती, ख़त्म होती। हमारी आत्मा कभी ख़त्म नहीं होती। हमारी आत्मा कहाँ पे चली जाती है? भगवान के पास, टू द इट गोज़ बैक टू द किंगडम ऑफ गॉड, वहाँ पे चली जाती है। और आत्मा जो है वो देखती है वर्ल्डली थिंग्स को, दुनियादारियों को देखती है। फिर जब वो देख के जब वो भगवान के पास जाती है, फिर उन चीज़ों को याद करती है कि जो उन्होंने किंगडम ऑफ गॉड में देखी है, फिर उन दोनों को देखती है। इसलिए जो किंगडम ऑफ गॉड है उसको बोला जाता है किंगडम ऑफ परफेक्शन। यानी कि सोल क्या करती है, जो मतलब दुनिया में जो वर्ल्डली थिंग्स, जो दुनियादारी देख के फिर जो उन्होंने मतलब हेवन में देखा होता है, जो स्वर्ग में देखा होता है किंगडम ऑफ गॉड में कि क्या क्या वहाँ पे होता है, उन चीज़ को क्या करती है, पहले रिकलेक्ट करती है एंड देन इसको कंपेयर करती है कि दोनों में क्या कंपेयर है, क्या क्या वो है। तो इनका मानना है अगर हमारे पास नॉलेज होगी, हम अगर कल को मर जाए तो हमारी जो सोल है उसके पास नॉलेज हमेशा रहेगी, परमानेंट रहेगी, जो कि सोल किसके पास चली जाती है? भगवान के पास। तो कहते हैं कि जितनी भी हर एक जो सोल है वो इक्वल नहीं होती। कुछ सोल में कैपेबल नहीं होती, कुछ सोल जो है कई सोल ऐसी होती है जिनकी अंडरस्टैंडिंग जो है इक्वल सेंस में नहीं होती। कुछ सोल में जो है रीज़न डोमिनेट करते हैं, जो कि आइडिया परफेक्शन को समझते हैं, कॉम्प्रीहेंड करते हैं, तो टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल, जितना हद तक हो सके इतना उसको रीज़न को डोमिनेट करती है। तो जो सिंस गॉड जो है एक आइडिया है, जो आइडिया हम देख नहीं सकते, लेकिन उस आइडिया को हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते जी जो आइडिया वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आइडिया हम समझ सकते हैं किसके थ्रू? रीज़न के। रीज़न कहाँ से आते हैं? सोल के थ्रू। सोल के थ्रू कैसे आते हैं? जब हम डायलेक्टिक्स जो मेथड इन्होंने अप्लाई किया है कि डिस्कशंस के थ्रू जब हम अपने ओपिनियंस को फिल्टर आउट करते हैं दूसरे पर्सन के थ्रू, तो जिससे हमें ट्रू नॉलेज हमें मिलती है, वो किससे मिलती है? वॉइस ऑफ सोल से। तब हमें पता चलता है कि रीज़न जो है इसकी बेस पे हमने जो है एक ट्रू नॉलेज अचीव की है। हैंस ओनली हु हैव रीज़न कैन इस्टेब्लिश द किंगडम ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। जिनके बीच में, जिनके अंदर जो रीज़न डोमिनेट करता है, जिनके अंदर जो है नॉलेज है, जिनको सिर्फ रीज़न नॉलेज से प्यार है, वही जो है इस धरती पे किंगडम ऑफ गॉड यानी कि एक स्वर्ग जो है अपनी स्टेट को रन कर सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे बाकी की थियोरीज़ को, जैसे कि थियोरी ऑफ फिलोसफर किंग्स, थियोरी ऑफ जस्टिस, थियोरी ऑफ सोल, तो थियोरी ऑफ कम्युनिज्म, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो प्लेटो है उनको भी काफ़ी लोग जो है पॉलिटिकल थिंकर्स जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं उनकी कुछ रेडिकल चेंजेस पे, वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।